जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, कैसा चल रहा है आप लोगों का दिन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एंड ये दो पार्ट में होगा। एक होगा वेक्टर कैलकुलस। कैलकुलस में ग्रेजुएशन का पोर्शन है जो आपका कवर होता है। और वेक्टर अलजेब्रा ये जो आपका ये सारा का सारा जिसमें वेक्टर के बारे में बेसिक चीज़ें आती हैं और वेक्टर के मान लेते हैं ट्राइंगल लॉ आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, फिर एरिया वॉल्यूम आता है ना। उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं किस किस तरीके से करना होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा होता है, बाकी सारी चीज़ें है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इन वीडियोज़ में लेने वाले हैं। तो वेक्टर कैलकुलस का पार्ट जो है वो दीपक सर ने कवर करवाया और बहुत अच्छे से पढ़ाया है भाई साहब। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल जाके पढ़ लीजिएगा। मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास में। एक्चुअल में तीन तरह की होती हैं। जनरली आपको जो है वो 12th क्लास तक दो तरह की पढ़ाई जाती हैं। तीन तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास में। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तीसरी होती है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे आपने बोल दिया कि 10 किलोमीटर, मान लेते मैंने आपसे नॉर्मल सा पूछा कि कितना किलोमीटर दौड़ लोगे अगर मैं तुम्हारे को रनिंग करवाऊं। तो कोई इंसान बोलेगा मेरे जैसा कि सर मैं तो 100 मीटर दौड़ लूंगा, है ना। कोई इंसान होगा आपके जैसा बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त, है ना। वो बोलेगा सर 10 किलोमीटर दौड़ा दीजिए हमारे को, हम तो आराम से दौड़ लेंगे, गढ़वाल के लोग हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना तो बहुत ही ईजी है हमारे लिए। तो कभी अगर आपने बोला होगा डिस्टेंस, जैसे किलोमीटर में मेजर कर रहे हो, आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो किलोमीटर में, तो आप ये नहीं बोलते हो कि मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट दौड़ रहा हूँ, 10 किलोमीटर जो है वो मैं साउथ ईस्ट में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करते हो आप। सीधा ऐसे बोलते हो कि 10 किलोमीटर है, ऐसा नहीं बोलते कि नॉर्थ वेस्ट में दौड़ रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है एक तरह की, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ में कोई डायरेक्शन असाइन नहीं करी हमने, है ना। डायरेक्शन असाइन नहीं करी है। जैसे स्पीड होती है, स्पीड भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन असाइन नहीं करी है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मास है, मास भी एक तरह की क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड में जैसे आपने गाड़ी की स्पीड में मान लेते हैं आपकी, है ना। तो गाड़ी की स्पीड है, मान लेते हैं आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो। तो यहाँ पे कोई मैंने डायरेक्शन असाइन नहीं करी है। तो अगर ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप डायरेक्शन असाइन नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, यानी 10 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर पर आवर है या कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी साथ में, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, जब अगर हम डिस्टेंस को डायरेक्शन दे देते हैं तो वो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट का काम करता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं हम इसको। तो अगर आपके पास में डायरेक्शन आ जाती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हो जाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज से बदल के किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आपका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों आ जाएंगी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी तीसरी आती है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, देखो टेंसर क्वांटिटी वेक्टर और नहीं कह सकता हूँ स्केलर दोनों का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन है। इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक से ज्यादा यानी मल्टीपल डायरेक्शन होंगी, 2 डायरेक्शन होंगी, 3 डायरेक्शन होगी, 4 डायरेक्शन होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जनरली क्या होता है कि टेंसर क्वांटिटी में 2 डायरेक्शन होती है, एक से ज्यादा का मतलब जनरली 2 डायरेक्शन रखते हैं हम, ठीक है। और इसमें ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस टेंसर होता है, स्ट्रेन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये सारी की सारी क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, जनरली इनको रैंक दी जाती है, ठीक है, रैंक ऑफ ऑर्डर बोलते हैं हम इसको, जिसके आधार पर यह डिसाइड करा जाता है कि कौन सी क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर होगी, कौन सी स्केलर होगी, कौन सी मान लेते हैं टेंसर क्वांटिटी होगी। तो जनरली जो स्केलर क्वांटिटी की जो रैंक होती है वो 0 होती है, ठीक है। 0 मतलब इसमें 0 डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए
कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी की जो रैंक होती है वो जनरली 1 होती है। 1 का मतलब ये होता है इसमें एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड भी होगा उसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना। इसी तरीके से टेंसर क्वांटिटी की जो रैंक होती है वो 2 होती है। इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन कितनी होगी, 2 डायरेक्शन होंगी, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स बेस्ड क्वांटिटीज होती हैं, ये भी टेंसर क्वांटिटीज ही होती हैं, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है वो भी टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेस जो है वो भी क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। तो आपको पढ़ना क्या है कि आपको टेंसर पढ़नी है, नहीं, आपको पढ़नी है सिर्फ वेक्टर और स्केलर यहाँ पे ना। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज हमने पढ़ ली। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो हम जनरली क्या करेंगे, हम इसमें वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या चीजें आपकी मैथमेटिक्स टर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ऐसे तो वेक्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैथमेटिकली अगर हम पढ़ना चाहें तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में आने वाली है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप और इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले वेक्टर की अगर हम बात करें, किसी भी वेक्टर को हमारे पास में देखो 3D स्पेस होता है ना, 3 डायमेंशन होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, हम जेड एक्सिस बोल देते हैं। जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, है ना, तीनों मतलब एक्सिस मिलते हैं, उसको हम बोल देते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं और इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको मान लेते हैं कोई पॉइंट है P और इसकी आपको पोजीशन दिखानी है, तो P पॉइंट की अगर आपको पोजीशन दिखानी है तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अगर मान लेते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे दिखाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्स एक्सिस से कुछ डायरेक्शन चले होंगे पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर वाई एक्सिस ऊपर गए होंगे, फिर जेड एक्सिस बाहर की तरफ वापस आ गए होंगे, तो तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचे होंगे। यानी कुछ इस तरीके से उसको बना पाऊँ अगर, तो ऐसा कुछ बनाया जाता है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस और ऊपर से जाके ऐसे वाई एक्सिस पे ऐसे टच कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारे से पूछी जाती है। तो इसकी जब भी डायरेक्शन पूछी जाती है तो अगर इसको एक वेक्टर की फॉर्म में दिखाना हो, ठीक है, तो अगर इसके इनिशियल पॉइंट से आप कभी भी डायरेक्शन लेते हो तो याद रखिएगा, जैसे ये ओ इनिशियल पॉइंट है, पी फाइनल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसकी डायरेक्शन को जनरली हम क्या करते हैं, इसके हम बोल देते हैं इनिशियल पॉइंट से जब भी हम निकाल रहे हैं तो इसको एक नाम से याद रखते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर की पोजीशन होती है इनिशियल पॉइंट से। तो अभी जैसे ओ इनिशियल पॉइंट है, तो ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होगी, है ना, उसको पोजीशन वेक्टर या डायरेक्शन जो होगी उसकी सेंस में अगर हम उसको लिखना चाहें कंपोनेंट के साथ में तो उसको पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा, उसको ओपी से डिनोट करा जाएगा, ठीक है। जनरली किसी भी वेक्टर को जब हम डिनोट करते हैं तो वेक्टर को, जैसे सपोज करो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, किसी को भी हम डिनोट कर रहे हैं, जैसे वेक्टर ए को डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम इस वाले सिंबल से ऊपर ऊपर ऐसे एक एरो लगा दिया जाता है, नीचे जो भी वेक्टर होगा उसका नाम लिखा जाएगा, ऊपर ऐसे एरो लगा दिया जाएगा, तो इसको रीड करा जाता है बच्चे वेक्टर ए। क्या रीड करा जाता है, वेक्टर ए रीड करा जाता है, यानी ए वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब कोई भी अगर वेक्टर की आपको मान लेते हैं, जैसे आपको मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का बताना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका बताना है तो इसको एक कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये क्या बताता है एक्स आई वाई जे जेड के, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आई जे के क्या होते हैं, फिर एक्स आई वाई जे जेड के का मीनिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आई क्या होता है, जे क्या होता है और के क्या होता है। ये तीन चीजों के बारे में पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई जे के जो होते हैं इनको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है वो, कोशिश करूंगा इसको ना मैं या तो सॉफ्टवेयर पुराना वाला ही यूज कर लूंगा। मैं खाली ये वाला इसलिए यूज कर रहा हूँ तो ताकि वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाए हमारी, है ना। यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं हम इसको। यूनिट वेक्टर्स होते क्या है, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपसे एक नॉर्मल सी चीज़ पूछता हूँ, क्या आपने ये पढ़ा है कि जब भी हमारे को मान लेते हैं 2D में डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें डिस्टेंस निकालनी है आपको, कोई कोई फिगर दे रखी है, कोई पॉइंट दे रखा है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या आपको डिस्टेंस निकालनी आती है। जैसे सपोज करो मैंने आपको ये बोल दिया कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इसकी 2 एक्सिस से आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालते हो आप इस पॉइंट की, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, कैसे निकालते हो। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस मेजर करी हमने, है ना, एक्स डिस्टेंस मेजर करी, फिर ऊपर तक वाई डिस्टेंस मेजर करी, यहाँ पे पहुंच गए।
और ये जो होता है इसकी पोजीशन को हम निकाल लेते हैं x, y करके, है ना। तो एक्चुअल में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या करता है, यूनिट वेक्टर होते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग यूनिट डिस्टेंसेस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर एक है, ठीक है, तो इसको एक आई कैप पढ़ा जाता है, वन आई कैप यानी आई कैप पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी आई क्या है, एक तरह का यूनिट वेक्टर है, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं 3 है, ठीक है, जैसे ये 2 हो गया, यहां से यहां तक की मिला के टोटल 3 डिस्टेंस होगी, तो इसको 3 आई कैप पढ़ा जाता है। 3 आई कैप का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की 3 यूनिट वेक्टर लगे हैं इसको यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर करने में। तो अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक आपको मेजर करना है, जैसे यहां से लेके यहां तक आपको मेजर करना है, तो इसको जो है एक्स आई कैप पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, वाई जे कैप पढ़ा जाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, तो मतलब इसका अगर कंपोनेंट की फॉर्म में निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। वो कैसे होता है ट्राइंगल लॉ से मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। मैं आपको नॉर्मल से ही बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, देखो ऐसे वेक्टर की ना पोजीशन निकालनी बड़ी मुश्किल होती है, तो हम क्या करते हैं, हर वेक्टर को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है यूनिट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी यूनिट डिस्टेंसेस के केस में डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक की 2, यहाँ से यहाँ तक की 3, ऐसे करके पूरी डिस्टेंस यहाँ तक की जितनी भी होती है पूरी ये निकाल लेते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस पे कितना मूव करें, ऊपर तक, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, वो 4 तक हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस का जो होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस का जो होता है वो के कैप से डिनोट करते हैं। तो ये जो है आई, जे और के कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब भी हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो 1 आती है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालेंगे, अगेन 1 आएगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालेंगे, अगेन 1 आएगी। टोटल मिला के निकालेंगे तो टोटल जितनी भी डिस्टेंस होगी वो टोटल मिल के आ जाएगी। इसी तरीके से जे में भी ऐसी होता है, के में भी ऐसी होता है, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आई है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है। हमें यूनिट वेक्टर का यूज है डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है ना। जैसे किसी भी वेक्टर की पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन कैसे निकालोगे बच्चे, जैसे मान लेते हैं ये हमारे को एक वेक्टर पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ पे पहुंचना है, सपोज करो आप इसका 2, 3, 4 ऐसे कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ना, एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस चले हैं, वाई एक्सिस से 3 चले हैं, जेड एक्सिस से 4 चले हैं, ये मतलब होता है ना। तो एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस कैसे चलेंगे, आपको सबसे पहले एक डिस्टेंस निकालनी है, फिर एक डिस्टेंस और निकालनी है, तो ये 2 डिस्टेंस चल गए। और अब 2 डिस्टेंस मतलब टोटल चले तो ये एक एक करके चले हो ना, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको 2 आई कैप, ठीक है। इस तरीके से इसकी पोजीशन को दिखाया जाता है और इसके डिस्टेंस को मॉड लगा के दिखाया जाता है, मॉड मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम ये है कि इसकी पोजीशन बताना, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, वाई एक्सिस के अलोंग वो 3 चलेगा, तो 1, 2, 3 ऐसे पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। फिर जेड एक्सिस के अलोंग वो 4 चलेगा, तो 4 आगे की तरफ बाहर की तरफ निकल के आएगा वो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो काम है ये यूनिट वेक्टर करते हैं। तो ये 3j हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, इसी तरीके से वो 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप पहुंचोगे तो इस पॉइंट पे खुद ही पहुंच जाओगे आप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर की ना यूनिट वेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, पोजीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर पढ़ने से पहले हमको 2-3 चीजें सीखनी है। पहला, किसी वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं वो हमने अभी बताया, मैं दोबारा से बताता हूँ। किसी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम जनरली जो सिंबल यूज करते हैं वो ऐसे ए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ में ये कुछ कंपोनेंट लगा देते हैं, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो होते हैं यहाँ पे आई जे के, इसके ऊपर ये जो ये लग रखा है इसको कैप पढ़ते हैं। और ये एक्स वाई जेड जो होते हैं ये कंपोनेंट होते हैं, इनको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है। इसको आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ऐसे बोला जाता है। अब अगर आपको मान लेते हैं कभी भी किसी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना हो, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है, तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम, जैसे ए वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को ए कैप, इस तरीके ए वेक्टर के
साथ में मॉड लगा के इस तरीके से दिखाते हैं, और इसको हम अंडर रूट के अंदर, जैसे अगर मान लेते हैं इसके कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो अगर कोई वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं आपको इसकी पोजीशन बतानी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ठीक। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक की आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जैसे अगर मान लेते हैं इसके कंपोनेंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये इसके कोऑर्डिनेट समझ लो थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट के, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही होता था ना, ओ से लेके पी तक की अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाती थी तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे ही करते थे, अंडर रूट लगाते थे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, है ना। तो ऐसे करके आप जो ये निकालते हो, इसी को हम बोल देते हैं, इसका क्या मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर के केस में एक्चुअल में क्या है, आपको अगर मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना हो तो ये 3 कंपोनेंट उठाने हैं, इनका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में करता क्या है, इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के देता है आपको। अब जैसे मान लेते कोई वेक्टर हमारे पास में है, जैसे सपोज करो वेक्टर ए है हमारे पास में, वेक्टर ए जो है वो है 3i प्लस 2j, है ना, प्लस मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं 3k ही है, ठीक है। मुझे मान लेते हैं आपसे बोला जाता है कि इसका मॉड बता दो, इसका क्या बता दो, मॉड बता दो। तो मॉड्यूलस ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको अंडर रूट में 3 स्क्वायर करना है प्लस 2 स्क्वायर करना है प्लस 3 स्क्वायर करना है। अब 3 स्क्वायर देखो आपको पता है 9 होता है, 2 स्क्वायर आपको पता है कि बच्चे 4 होता है, 3 स्क्वायर फिर आपको पता है 9 होता है। तो ये बच्चे कितना हो गया, 9 9 18, 18 और 4 कितना होता है बच्चे 22 होता है। तो अंडर रूट 22 इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो इतना सिंपल है मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने में आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ करनी है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ये चीज़ें पहले आनी चाहिए, तब जाके आपको चैप्टर आएगा। क्या आपको मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है। अभी हमने खाली चैप्टर स्टार्ट ही कराया, अभी कुछ नया नहीं करवाया, रुक जाओ, अभी करवाएंगे आपको एक एक करके, सब चीज़ें जो है वो बढ़िया से समझ में आएगी, ठीक है। क्लियर, पहले ये बताइए ये क्लियर है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पक्का। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूँ, मेरे बिना बोले आपने इसको नोट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे भी आपको करना होगा। अब देखो मैग्नीट्यूड के बाद में जो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही बहुत सारे टाइप्स पे डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहला एक वेक्टर आता है जिसका नाम है जीरो वेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता होगा, ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ऐसा वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, मैंने बोला कि कोई वेक्टर ए है हमारे पास में, ये 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, ठीक है बच्चे। ये वेक्टर है हमारे पास में। सपोज करो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, इसका क्या निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर मेरे को निकालना होगा तो वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ ना करो, इसको ऐसे अंडर रूट में लिखकर 1/√3 का स्क्वायर कर लो प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर लो सर, है ना। तो करना ज़रा इसको क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये अंडर रूट में 1 + 1 + 1 3 हो जाता है, 3/3 हो गया, 1 आ गया। तो 1 आ गया, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, मुझे पता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया। तो इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर बोला जा सकता है। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है उसको क्या बोला जाएगा बच्चे, यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। क्या सिंपल है समझना, है ना। हर वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। हर वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हर वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है ना। हर वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है, उसका तरीका होता है, तरीका मैं बताऊंगा,
आपको समझ में आया? अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो याद रखिएगा उसको हम ऐसे ना डिनोट करके, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ऐसा सिंबल लगा देते हैं, ये कैप का सिंबल होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो कभी भी अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप का सिंबल लग रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है तो फिर क्या उसको यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है? ऑफकोर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, जैसे हम एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर सपोज करो, ए वेक्टर मैंने लिया और इसका नाम है 3i प्लस जे प्लस 2k कैप, अपने आप बोल लेना। ठीक है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो जरा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए जो हो जाएगा वो कुछ ऐसे होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। देखो 9 और 1 10 और 4 14, अंडर रूट 14 आ रहा है ये। ठीक है, और मुझे पता है अंडर रूट 14 का रूट 1 थोड़ी ना निकलेगा, तो ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है। अब अगर आपको मान लेते हैं किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं? आपको अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो याद रखिएगा इस वेक्टर को, ए वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो वो जो नया वेक्टर बन के आता है वो यूनिट वेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये है 3i प्लस जे, ठीक है, प्लस 2k। आप इसको क्या कर रहे हो, इसके मैग्नीट्यूड से सबको डिवाइड कर रहे हो। देखो इसको भी कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो और इसको भी कर रहे हो। ठीक है, तो देखो अब इसका अगर मैं मॉड लेता हूँ, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये वाला जो है ना ये कैप, इसका मैं मॉड लेता हूँ, जरा लो। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 14 का स्क्वायर 14 है ना, 1 का स्क्वायर जे के साथ में 1 अपॉन अंडर रूट 14 लिखा हुआ है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 14, के साथ में 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर, अंडर रूट 14 का स्क्वायर 14। तो देखो 9 और 1 10 और 4 14, तो ये अंडर रूट में ऊपर में न्यूमरेटर में बन रहा है बच्चे अंडर रूट 14 और नीचे भी 14 ही बन रहा है, तो ये कट कट हुआ, ये आ गया 1। तो अब इसका मैग्नीट्यूड बना रहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जो गिवन वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, आप उसको बना भी सकते हो। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर आपने किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो जो वेक्टर निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर उसका। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? देख लो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। मैं एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन यह है कि आपको हर चीज़ में मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास में मैसेज आया था कि सर थोड़ा सा ना बेसिक बताओ, इसलिए मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? देख लो, चलो, नहीं है डाउट तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम देखिए याद रखिएगा सिर्फ यूनिट वेक्टर नहीं बना सकते, हम कितने भी तरह के मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बोल दिया फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू, जैसे मान लेते हैं 3i प्लस 2j प्लस के कैप। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, 5 यूनिट्स। ठीक है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, वो इसके पैरेलल है, बताओ वो कैसा होगा? तो जब भी आपको कभी भी ऐसा कोई भी वेक्टर बोला जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कुछ दे रखा है आपको और वो किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर को पहले ए कंसीडर कर लो। ये क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस के कैप। इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल के देखो क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है, है या नहीं है, बस पहले इतना फोकस करो। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, नहीं हो रहा। अंडर रूट 14 बन रहा है, नहीं है ना। अब नहीं है तो आपसे ये बोला गया कि एक वेक्टर बी निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो, यानी जब उसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो उसका 8 आंसर आएगा। तो 8 कैसे आ सकता है? इसकी हेल्प से 8 ऐसे आ सकता है कि इस 8 को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं, यानी इस वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। 1 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वेक्टर नया बनेगा वो 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनेगा। तो आपको करना क्या है, कभी भी कितने भी वेक्टर का, 8 नहीं सॉरी 5 वेक्टर का जो है वो बनेगा। तो आपको जब भी जितने भी वेक्टर मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, जो गिवन वेक्टर होगा उसको यूनिट वेक्टर बनाना है पहले। ठीक है, यूनिट वेक्टर बनाना है
और उसके बाद में आपका काम हो जाएगा बस। तो ये क्या है बच्चे, 3i प्लस 2j प्लस k, ये जो है इसको हम √14 से पूरे को लिखो या इंडिविजुअली डिवाइड करो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे जैसे करके ये जो वेक्टर बनेगा, अब जब मैं 5 को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 या 15i हो जाएगा, 5 दूनी 10j हो जाएगा, प्लस 5k कैप हो जाएगा, है अपॉन में कितना हो जाएगा, √14, ठीक है, √14 हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर बना है नया, अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखना, इसका मैग्नीट्यूड 8 ही आएगा निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी वेक्टर को कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको बनाना क्या है। तो ऑलवेज आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना आना चाहिए किसी भी वेक्टर को। जैसे यूनिट वेक्टर बनाओगे आपका आंसर खुद ही निकल के आना शुरू हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम खराब कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ और पढ़ेंगे, इसका नाम है क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं उसको, लाइक वेक्टर्स, है ना, लाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। लाइक वेक्टर्स वो नहीं है कि सर आई लाइक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वो वाले नहीं, ठीक है। लाइक और अनलाइक अलग है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मतलब ऐसा समझ लो कि दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर्स का मतलब वही है बस, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे क्या होगी, सेम डायरेक्शन। शॉर्ट में बताता हूँ, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, उनको बोल देते हैं लाइक वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोल देंगे लाइक वेक्टर्स। तो अनलाइक क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। डिफरेंट या ऐसे समझ लो, डिफरेंट वर्ड अच्छा नहीं है, अपोजिट वर्ड यूज कर लो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, उनको बोल देते हैं हम अनलाइक वेक्टर्स। तो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, तो ये वेक्टर ए है, सपोज करो ये वेक्टर बी है, तो ए और बी क्या है, अभी अनलाइक वेक्टर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर आता है एक चीज़ और है, जैसे ए वेक्टर है ना, अगर ये दोनों अनलाइक यानी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं ए जो है वो बी का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। तो इसको एक और वर्ड भी यूज करा जाता है, इसको वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर होंगे, अलग अलग डायरेक्शन होंगी, ठीक है, मतलब अलग अलग का मतलब ये है, एक की डायरेक्शन दूसरी होगी तो दूसरे की उसकी अपोजिट होगी। जैसे एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लगभग लगभग, ठीक है। तो सेम मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, याद रखिएगा। नेगेटिव वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड अगर है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है, तो उस केस में हम एक दूसरे का नेगेटिव बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का क्या है, नेगेटिव वेक्टर है बच्चे, ठीक है। पहली क्लास है, पहली क्लास में ना थोड़ा सा आपको बोर्डम फील होता है क्योंकि हमारे पास में बताने के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं, है ना, और करने के लिए चीज़ें कम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में कुछ क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन ये है कि बताने का चीज़ें ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लगता है कि ज़्यादा बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना है क्लास में ना। नेक्स्ट बच्चे जो वेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव हो गया, नेक्स्ट आते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। फिर मैं बाकी के जो टाइप्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हों, है ना। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स बहुत ही सिंपल है। देखो अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो इन दोनों की दो चीज़ें ये फॉलो करेंगे। पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है, दोनों की जो है सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, हैव द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, अगर दोनों का सेंस भी सेम है, ठीक है। जैसे सपोज करो
अगर ऐसे दे रखा है कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल है, ठीक है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल है, दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन के हैं, और दोनों का सेंस भी सेम है, ठीक है, पहले वेक्टर का जो सेंस है दूसरे वेक्टर के, ठीक है। तो उस केस में हम याद रखिएगा, उस केस में हम ये बोलेंगे देन द वेक्टर्स आर शेयरिंग इक्वालिटी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। ये क्या होगी, वेक्टर्स क्या हैं, इक्वालिटी को शेयर कर रहे हैं। इक्वालिटी का शेयर करने का मतलब ये है, वेक्टर ए जो है वो कंप्लीटली इक्वल है वेक्टर बी के, और हम इनको ऐसे इक्वल करके दिखा सकते हैं, यानी इनके आईएथ जेएथ एंड केएथ कॉम्पोनेंट जो होंगे वो सेम डिस्टेंस मेजर करके आंसर निकलेगा उनका, ठीक है। तो दोनों का मतलब डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का सेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे आई जे कॉम्पोनेंट भी सेम हो जाएंगे, आई जे और के कॉम्पोनेंट जो एक्स वाई जेड होते हैं ना, वो भी सेम हो जाएंगे। उस केस में ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम ही है, तो वो एक ही वेक्टर होते हैं। क्लियर। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो। अगर उनका सेंस भी सेम है, यानी उनके आईएथ जेएथ और केएथ कॉम्पोनेंट भी सेम है, तो हम ये बोलेंगे कि वो इक्वालिटी शेयर कर रहे हैं, वो दोनों वेक्टर एक ही हैं, जो वेक्टर ए है वही वेक्टर बी है उस केस में, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शन सेम होना और मैग्नीट्यूड सेम होना ये नहीं दर्शाता है कि उसके कॉम्पोनेंट भी सेम होंगे, ठीक है, लेकिन ये दिखाता है। क्लियर। चल, क्लियर है यहाँ तक। लास्ट हम एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, बाद में कोलिनियर वेक्टर्स और बाकी सारे वेक्टर्स के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अभी हम जो है ना, जो काम की चीज़ें पहले बस उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैं बता देता हूँ क्या होगा। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी तक देख लो कुछ नहीं करवाया मैंने तुम्हारा को, ठीक है, पहली क्लास है, पहली क्लास देखो यार, थोड़ा सा तुम्हारे को ना मतलब मेरे साथ में वो करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं सब कुछ बताऊँ, है ना, एटलीस्ट उतना तो बताऊँ कि जितना एग्ज़ाम में काम आ जाए, और अगर मैंने कुछ छोड़ा तो फिर आपको समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एडिशन और वेक्टर में सबसे पहले दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं पहले तो मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद में पैरेललोग्राम लॉ और क्या बोलते हैं ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, इन तीन लॉ के ऊपर बात करूंगा। तो जैसे सपोज करो आपके पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, जैसे सपोज करो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है सपोज करो अपने पास में x2 आई कैप, ये आई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ में ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने का बड़ा तरीका बहुत आसान है, आई कॉम्पोनेंट को आई कॉम्पोनेंट के साथ में ऐड कर दो। कॉम्पोनेंट का मतलब ये x1 x2, तो x1 और x2 को जो है आपस में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 आई कैप। यहाँ पे कुछ नंबर होंगे, तो जो भी नंबर होंगे उनको ऐड करना है, बस सिंपल। y वालों को y के साथ में ऐड कर दो, z वालों को z के साथ में ऐड कर दो, तो ये y1 प्लस y2 जे कैप हो जाएगा, z1 प्लस z2 के कैप हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। x कंपोनेंट को आपस में ऐड करो, y कंपोनेंट को आपस में ऐड करो, z कंपोनेंट को आपस में ऐड करो। ऐसे आप क्या कर सकते हो, दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से करोगे, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने में आपको बस ये देखना है कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए को बी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या बी को ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से समझना ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको इन दोनों को ऐड करना है बस, है ना। अब सबसे पहला जो लॉ आता है इसमें, सबसे पहला जो लॉ आता है उसको बोलते हैं हम ट्राइंगल लॉ, ठीक है। यहाँ से वेक्टर का एडिशन स्टार्ट होता है। पहला लॉ है, इसका नाम है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ नाम से पता लग रहा है ये एक ट्राइंगल के बेसिस पे कुछ काम करता होगा, है ना। तो सपोज करो आपके पास में ना एक वेक्टर, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, सब आसान थोड़ा समझाने के लिए। मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी। सपोज करो आप ए से बी की तरफ मूव करते हो, बी से सी तक के पोजीशन वेक्टर निकालते हो, सी से ए तक के पोजीशन वेक्टर निकालते हो। तो एक्चुअल में वेक्टर जो होता है ना, वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। जब भी हम वेक्टर की पोजीशन दिखा रहे हैं तो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप किसी पॉइंट से शुरू करके उसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हो, वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो आपने डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ मेजर करी है, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है। जैसे
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता है या नहीं पता है, पहले आप ये बताइए। आपको डिस्टेंस पता है? जैसे सपोज करो आप ना एक ये देहरादून है, देहरादून के एयरपोर्ट पे खड़े हो, एयरपोर्ट नहीं, ट्रेन के पास में लेके जाते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ी जगह है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और आपको मान लेते हैं मुझे मेरे पास में आना है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये मेरा घर है, यहाँ पे आना है आपको। आप रेलवे स्टेशन पे आए और रेलवे स्टेशन पे आके ना आपने अपना सामान जो है वो ज़मीन पे रख दिया। अब वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे बहुत सारे गाड़ी वाले घूमते रहते हैं, कुली वगैरह घूमते, कुली तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी वाले बहुत सारे घूमते रहते हैं ना देहरादून में। तो गाड़ी वाले घूम रहे हैं, वो एक आया आपके पास में, बोला कि मैडम जी कहाँ जाना है आपको? तो आपने बोला सोहेल सर के घर पे जाना है। अच्छा सोहेल सर के घर पे जाना है, कि चलो 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 मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। वो आप उसने क्या करा, आपका सामान यहाँ पे पड़ा था, उठा के अपनी गाड़ी के पास में लेके चला गया। बट आप जो है वो मान लेते हैं रैपिडो आपने पहले ही बुक कर रखी है, रैपिडो या जो भी आपके पास में है ना, वो आपने पहले ही बुक कर रखी है, ओला उबर रैपिडो जो भी है, तो आप चाहते ही नहीं इसकी गाड़ी में जाना। अब वहाँ पे खड़े होके ना आप ना समोसा खा रहे हो आराम से, वो सामान लेके चला गया, आपने कहा छोड़ो लेके जाने तो, खुद लेकर वापस आएगा। बेचारा 2 घंटे तक खड़ा रहा, 2 घंटे तक खड़ा होकर वो वापस आया आपके पास में, बोला मैम आप आए क्यों नहीं वहाँ पे, मैं इतनी देर से 2 घंटे से धूप में खड़ा हुआ हूँ, चुपती जलती गर्मी में मैं पूरा का पूरा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आए क्यों नहीं? तो आपने बोला कि मैंने तो रैपिडो बुक कर रखी है, मैं तो अपना आराम से समोसा खा के उसके बाद में जाऊँगी। कहता है कि मैम ये क्या बात होती है, आप मेरे को पहले मना क्यों नहीं करा? कहते मैं मना तो कर रही थी आपको कि आप लेके चले गए मेरा सामान बिना बोले, उठा उठा के एकदम से, चलो 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 करके। तो मैंने कहा लेके जाने दो, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है मैम, ये पड़ा है आपका सामान, ये रहा वापस, वहीं पे जहाँ पे से उठाया था वहीं पे वापस रख दिया, ये रहा आपका सामान, लाओ 200 रुपये दो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसने आपका सामान उठाया, अपनी गाड़ी तक लेकर गया, उसने वापस रख दिया उसी प्लेस पे लाके, और अब वो आपसे 200 रुपये मांग रहा है, आप दोगे उसको? अरे नहीं दोगे भाई साहब, मैं लड़कियों को जानता हूँ, स्त्रियाँ कुछ भी कर सकती है, पैसे तो बिल्कुल नहीं निकाल के देंगी, है ना। बोलेंगी नहीं नहीं सर, वो तो बेचारा वहाँ पे खड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, गर्मी में खड़ा होता, गर्मी वर्मी कुछ नहीं दिखती लड़कियों को, है ना लड़कियों को क्या, किसी को भी, एक नॉर्मल आदमी है ना, मैं लड़कियों का मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिल पे मत लेना। तो वो नहीं देगा, कोई भी इंसान नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना, आपने उठा के वहीं पे तो रख दिया, कुछ करा थोड़ी ना। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ तक लेकर गए हो और यहीं पे पड़ा है आपका सामान, तो आप बोलोगे कहीं आपने कुछ करा थोड़ी ना काम। उसके नज़रिए से देखा जाए तो उसने बहुत सारे डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन आपके नज़रिए से देखा जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो वेक्टर के केस में भी ऐसी होता है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पे खत्म कर देते हो, तो इस केस में आपका जो पूरा वेक्टर होगा उन सबका जो सम होगा, मतलब टोटल जो सम होगा वो जीरो ही होगा। तो कभी भी अगर हम ट्राइंगल लॉ क्या कहता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो इसका मतलब ए से बी गए पहले आप, फिर बी से सी गए, है ना, मान लेते हैं कुछ भी पोजीशन वेक्टर होगा, फिर सी से ए पे वापस आ गए, आप इसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, तो वो जीरो होना चाहिए, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझना इस बात को, ठीक है। आपने इसी पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पे खत्म कर दिया, तो वो जीरो ही होगा ना तीनों का सम। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो वो नेगेटिव वेक्टर बन सकता है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी है कि नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। तो सपोज करो अभी मैं दोबारा से एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये वाइट वाला, ये पोजिशन मैं दोबारा से सेम कर रहा हूँ, ए बी सी कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, ए से पहले बी की तरफ मूव करा, बी से सी की तरफ मूव करा, लेकिन अब मैंने ए से सी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो जैसे सी ए होता है ना, तो इसका ही नेगेटिव वेक्टर होता है ए सी, ठीक है। अगर मेरे को मान लेते हैं ए, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, सी से ए की जगह पे ए से सी लिखता हूँ, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम वेक्टर में। जब भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे या जितनी बार चेंज करेंगे हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख रखा है या ऐसे लिख रखा है तो माइनस का चेंज आएगा, मैं उसको डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको चाहूँ तो ए बी प्लस बी सी और सी ए को माइनस का ए से लिख सकता हूँ, हाँ या ना। लिख सकता हूँ, इस वाले सी ए को माइनस का ए से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वेक्टर है ना। इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए सी जो है वो प्लस का हो जाएगा और ए बी प्लस बी सी के सम के इक्वल आ रहा है। ये जो मैंने व्हाइट से लिखा है ना, ये है एक्चुअल ट्राइंगल लॉ, जो आपकी ज़्यादातर बुक्स में देखने को मिलेगा आपको। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में दो ऐसे वेक्टर हैं जैसे ए बी और बी सी,
दोनों की डायरेक्शन सेम है और थर्ड वाली डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, जैसे ए सी टू ए ना करके ए से सी तक कर दी हमने। तो उस केस में जो ए से लेकर सी तक का जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो ए बी प्लस बी सी के सम के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी मेरे कहीं पे भी किसी फिगर में ऐसा डायरेक्शन चेंज मिलेगी तो मैं उनको बाकी वेक्टर के सम के रूप में लिख दूंगा। अगर आपको ट्राइंगल लॉ आता है तो सेकंड लॉ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लॉ आपको क्या हो जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। सेकंड लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पैरेललोग्राम वैसे दिखने में ऐसी फिगर होती है ना, इसमें पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ कि काम कैसे करता है ये। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास में ट्राइंगल लॉ में क्या था, ट्राइंगल लॉ में थोड़ा सा फोकस करते हैं ज़रा। ट्राइंगल लॉ में ये था कि हमारे पास में अगर ए बी सी कोई ट्राइंगल है ना, ए बी सी में कहीं पे भी डाल सकता हूँ, याद रखिएगा। सपोज करो ये वेक्टर ए है, सपोज करो ये वेक्टर बी है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, थर्ड डायरेक्शन मैंने सी वाले की अलग से डाल दी है ना। तो होगा क्या, सी वाला जो वेक्टर होगा वो ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ये तो ट्राइंगल लॉ बोलता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये अगर इसके पैरेलल वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी मैं सेम ही दे सकता हूँ और ये वेक्टर ए ही होगा। पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, है ना। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। तो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम का। ठीक, मैं चाहता हूँ ए से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालो। तो क्या ट्राइंगल लॉ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मैंने, ट्राइंगल लॉ में ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैसे निकाल रहे थे, इसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे थे, हाँ या ना। तो अगर मेरे को मान लेते हैं ये डी वाला वेक्टर है, सपोज करो मेरे को ये डी वेक्टर निकालना है, तो डी वेक्टर क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए प्लस बी के सम के इक्वल होगा, हाँ या ना। देख के बताओ जरा, डी वेक्टर क्या ए प्लस बी के सम के इक्वल होगा। देखो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखना जरा ध्यान से, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना। तो अगर हो रहा है तो डी वेक्टर ए और बी के क्या होगा, सम के इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको, आ गई ना। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो हमने इसलिए डी वेक्टर को ए प्लस बी के सम के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना ऐसे समझते हैं कि अगर आपको जैसे ये एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर सपोज करो इसका एडजेसेंट वेक्टर है, एडजेसेंट वेक्टर बी, ये ध्यान से देखना जरा, ये वाला मैं यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, और आपको ये बीच वाला वेक्टर निकालना है जिसको मैंने डी नाम दिया है। तो ये जो डी वाला वेक्टर है आपको ये निकालना है, अगर तीनों की डायरेक्शन देखो सेम सेम जा रही है ना, डी वेक्टर कभी भी निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि डी जो होगा वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम उसके लिए फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे फॉर्म कर सकते हो डॉट लगा के भी, चाहो तो उसको जैसे मैंने ऊपर फॉर्म कर रखा है वैसे भी फॉर्म कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है उसका कि वो कैसे इक्वल होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो डी वेक्टर जो होता है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो अभी हमने बस एक ही चीज़ सीखी है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में एक वेक्टर ऐसा आ रखा होता है जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो बाकी वेक्टर के सम के इक्वल हो जाता है। यहीं से एक लॉ और आता है जिसको बोलते हैं हम पॉलीगन लॉ। क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ आ गया, अगर आपको मान लेते हैं ट्राइंगल लॉ आ गया, तो पॉलीगन लॉ समझना ज़्यादा टफ नहीं है उस केस में। नेक्स्ट आता है, इसका नाम है पॉलीगन। मैं थोड़ा सा अलग पेन यूज़ करता हूँ इसके लिए ना, मज़ेदार, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, है ना। हैंडराइटिंग खराब हो तो कलर अच्छे अच्छे यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट आता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ क्या होता है, ये देखो बिल्कुल ही सेम है। जैसे पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, जैसे हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा, वैसे ही पॉलीगन लॉ होता है। देखो पॉलीगन लॉ में मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सपोज करो हमारे पास में ना कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे सपोज करो ये पहला वेक्टर है, ये बना रहा हूँ मैं, इसका नाम है A1 नाम दे देता हूँ इसको, है ना, पहला वेक्टर A1। ठीक है, इसकी डायरेक्शन सपोज करो ये है, दूसरा वेक्टर ये वाला है, ठीक है, या A1 छोड़ो A ही नाम दे दो, इसका नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये, तीसरा वेक्टर ये वाला है, इसकी डायरेक्शन ये है C वेक्टर। ठीक है, चौथा वेक्टर ये वाला है, सपोज करो इसकी डायरेक्शन ये है D वेक्टर। पांचवा वेक्टर सपोज करो ये वाला है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये E वेक्टर है।
तो अगर सपोज करो आपसे पूछा जाएगा कि ई वेक्टर क्या रिलेशनशिप शेयर करता है बाकी वेक्टर्स के साथ में, तो ई वेक्टर कभी भी आपको निकालना होगा तो वो इन सबके सम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब वो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस डी के इक्वल होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, वो हो जाता है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी आ रही है इस वाली ऐप में, थोड़ी मतलब ज़्यादा अजीब आ रही है, लेकिन आपको समझने के ऊपर बात है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा अगर हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, मतलब इसको सीखेंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ना कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको ये भी समझ में आए कि करते कैसे हैं इसको, है ना, कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे आपको चीज़ें दिमाग में आती रहेंगी आप समझना शुरू करोगे। आज हम 3 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, पैरेललोग्राम लो, ट्राइंगल लो और पॉलीगन लो। ठीक है, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए हैं, आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर भी लिए हैं हमने, सारे के सारे लेते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने जितना बताया उस पूरी इंफॉर्मेशन का आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले इस पर फोकस करो, फिर ये देखो कि क्या आपको निकालना है। आपसे बोल रखा है इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल नहीं भी लगा रखा, तो आप इतने समझदार हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि वो ए बी सी वैक्टर की बात करें। आपसे बोल रखा है 3 वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। एक ट्राइंगल में एक ही ऑर्डर में ले रखे हैं इनको। आपसे बोला गया कि इन तीनों का सम क्या होगा, ए बी सी। बताओ जरा, 4 ऑप्शन है, इन तीनों का ऐड करके कितना आएगा। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। क्या आएगा इन तीनों का सम? बिल्कुल सही, 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, एक क्वेश्चन बोल रखा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, हमने ये बना लिया एक पैरेललोग्राम जैसा, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। याद रखिएगा जब भी आपके पास में ना ऐसे सम वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले फिगर बना लेनी है ताकि थोड़ा सा ना क्लैरिटी आ जाए आपके पास में। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपसे क्या बोल रखा है, फोर्सेस ए बी सी डी डी ए एक्ट्स अलोंग इट्स साइड्स, व्हाट इज देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब सम ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा रिजल्टेंट वर्ड यूज करा है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कैसे करने। सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये फोकस करना है कि नेमिंग किस तरीके से कर रखी है। आप फोर्सेस जो लगा रहे हो, फोर्स जो लगा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो, ए से बी लगा रहे हो या बी से ए लगा रहे हो। ठीक है, अगर आप ए से बी फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब ये ए इनिशियल पॉइंट बी फाइनल पॉइंट। अगर आप बी से ए फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बी इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ए से बी लगा रहे हो बी से ए लगा रहे हो, वहां पे डायरेक्शन दो पहले। तो ए से बी लगा रहे हो, फिर कहां पे लगा रहे हो, सी से बी लगा रहे हो, तो उल्टी डायरेक्शन आ गई। फिर सी से डी लगा रहे हो, ये डायरेक्शन आ गई। फिर डी से ए लगा रहे हो, ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया है इन सबको ऐड करके कितना आएगा, इन सबको ऐड करके, यानी ए बी, है ना, सी बी, सी डी और डी ए, इन सबको ऐड करके कितना आएगा, 2 सी डी आएगा, 2 बी सी आएगा, 2 डी ए आएगा या 2 सी बी आएगा। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो मैंने एक लॉ पढ़ा है जिसका नाम है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ये कहता है कि इसका 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 सेम डायरेक्शन वाले जो सम होते हैं वो इसके इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बाय पॉलीगन लॉ, बाय पॉलीगन लॉ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सी बी होगा, देखना ज़रा, सी बी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ सी बी जो होगा वो सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी के इक्वल होगा, हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना, बस इतना बताओ मेरे को। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है कि मैं कैसे इक्वल लिख रहा हूँ। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि इसको 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 अगर जोड़ना हो तो वो थर्ड वाले के सम के, थर्ड वाले के इक्वल आता है इन सबका सम, ये बताया था ना। पॉलीगन लॉ में ये बताया ना कि अगर ये निकालना हो तो इन सबको जोड़ दो जो सेम डायरेक्शन वाले हैं, है ना। अब मुझे देखो मेरे को क्या निकालना है, इन सबका सम निकालना है कि सी डी डी ए बी और सी बी को ऐड करके क्या आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाली लाइन में सी डी डी ए और ए बी तो मिल ही गया है ना, इसमें सी बी और ऐड कर देता हूँ, मतलब सी बी यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ और सी बी यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ जो दूसरे वाली साइड दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। तो बच्चे इन सब का सम कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 सी बी के इक्वल आ रहा है सर। सिंपल है, हाँ या ना। तो सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी किसके इक्वल आया है बच्चे,
ए बी प्लस सी बी किसके इक्वल आया है, तो 2 CB के इक्वल आया है। कौन सा ऑप्शन के जैसा लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी के जैसा लग रहा है। क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ है? अरे हलवा क्वेश्चन है भाई साहब, टफ क्वेश्चन बिल्कुल ना बोलना इसको, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? पक्का क्लैरिटी है? बहुत अच्छी बात है। फिर तो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको अगर लगता है कि इसको सॉल्व कर सकते हो तो इसको सॉल्व करना, और टाइम दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए। हम कितना होना चाहिए आपको, 1 मिनट ले लो, चलो 1 मिनट में से ज़्यादा दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप 1 मिनट ले लो क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है ना। स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रेशर देता नहीं हूँ मैं ज़्यादा ना, अच्छे दिल का इंसान हूँ मैं। चलो क्वेश्चन है, इफ P इज एनी पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल ABC देन PA प्लस CP इज इक्वल टू, विद इन अ ट्राइंगल यानी एक ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल है ABC, उस ट्राइंगल के अंदर एक P पॉइंट है, कहीं पे भी ABC डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे A डाल दिया, यहाँ पे B डाल दिया, यहाँ पे C डाल दिया। इस ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट है P, कहाँ है, अंदर है, ठीक है, ये डाल दिया। अब आपसे बोला गया PA और PC, इसका सम क्या होगा, CP और PA, इसका सम क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A B C या D। मैंने आपको बोला था जब भी आपको ट्राइंगल बनता दिखे तो ट्राइंगल लॉ लगाओ भाई, सबसे पहले क्या लगाओगे, ट्राइंगल लॉ लगाओ। इसकी डायरेक्शन कैसे करना होता है देखो ज़रा, डायरेक्शन चेक करो, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, तो थर्ड वाला अपोजिट में डाल दो, थर्ड वाला किस में डाल दो, अपोजिट में डाल दो, ठीक है। अपोजिट में जैसे डालोगे तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सी से लेके जो ए तक की जो ट्राइंगल लॉ से सी ए जो होगा, ठीक है, सी ए जो होगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ सी ए सी पी प्लस पी ए के इक्वल होगा, हाँ या ना। देखो सी ए तो ऑप्शन में है नहीं, तो सी ए का रिलेशनशिप बाकियों के साथ में निकालना पड़ेगा। तो ये देखो सी बी इसकी डायरेक्शन और बी ए की डायरेक्शन ऐसे दे देता हूँ मैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लो। अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो दूसरा ट्राइंगल लूँ मैं, अगर अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लूँ, ये वाला कौन सा ट्राइंगल लिया था मैंने, सी पी ए, ठीक है। अब मैं ए बी सी ले रहा हूँ, ए बी सी में क्या मैं बोल सकता हूँ सी बी प्लस बी ए, बाय ट्राइंगल लो सी बी और बी ए का जो सम होगा वो सी ए के इक्वल होगा, सी बी और बी ए सी ए के इक्वल होगा, हाँ या ना। इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो इसको। देखो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 से सी ए की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, बाय 1 एंड 2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा सी बी प्लस बी ए, है ना, सी बी प्लस बी ए इज इक्वस टू सी पी प्लस पी ए। बस यही तो निकालना था, कौन से वाले के ऑप्शन के इक्वल आ रहा है, डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल है, टफ लग रहा है, सिंपल है ना, मज़ेदार। तो बस ऐसे ही करना होता है इसको। क्लियर है, क्लैरिटी आ रही है कैसे करना है, पक्का, बहुत बढ़िया। चलो इसको नोट करो, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूँगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, है ना। ये लो, ये आया है यूपी पीएससी आश्रम पद्धति 2021 में, 2021 का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। देखो ज़रा आप बना पाओगे तो। क्वेश्चन में बोल रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है विद AC एंड BD एज इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल है AC और BD। तो AC माइनस BD क्या होगा, मैं अभी सिखाता हूँ आपको कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। पहले आप खुद करो फिर मैं सिखाता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, पैरेललोग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा, बढ़िया मतलब मेरे लेवल का, ठीक है, मेरे हिसाब से बढ़िया। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, कितना बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना है, ठीक है। नाम है इसका ABCD, ABCD, ठीक है। ओके, आपसे पूछा गया है AC और BD,
इनको माइनस करके क्या मिलेगा, डायरेक्शन वही दूंगा जैसे क्वेश्चन में बोल रखी है, ए से सी बी से डी, ठीक है। डायरेक्शन आपको वही देनी है, डायरेक्शन अपनी मर्जी से नहीं डालनी, ठीक है। डायरेक्शन जो नाम दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन दो, आपका आंसर निकल के आएगा। तो पहले तो आपको कैसे करना है इसको, देखो इसको करने के लिए देखो आंसर जो है वो ए बी की टर्म्स में पूछा है, ये ए बी की टर्म्स में आपसे आंसर पूछ रहा है, यानी डायरेक्शन आपको दे रखी है कि ए से बी की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो ए से बी, अगर बी से सी मूव करूंगा मैं, या ए से डी मूव करूंगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बी, यहाँ पे थोड़ा सा ना थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ए बी और ए डी का सम, ए बी और ए डी का सम ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, और ए बी और बी सी का सम भी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, इसको इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी और बी डी, अगेन ए से लेके बी तक अगर सपोज करो मैं मूव कर रहा हूँ, और प्लस बी से लेके डी तक मैं मूव कर रहा हूँ, देखो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा ए बी डी, तो ये ए डी के इक्वल होगा, हाँ या ना, देखना ज़रा। यहाँ से मैं बी डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो बी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी डी सॉरी बी डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको हटाता हूँ ज़रा, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर ए डी माइनस ए बी, ए से लेके डी माइनस ए से लेके बी, इसको इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि ए सी में से बी डी माइनस करने पे क्या आ रहा है, ए सी में से बी डी माइनस करने पे क्या आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में देखो ए सी दे रखा है, यहाँ पे बी डी दे रखा है, तो ए सी माइनस बी डी, ठीक है, ए सी माइनस बी डी, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ए बी है ना, ए बी प्लस ए डी, ऐसे होगा। फिर ये वाला ये पूरा माइनस होगा, माइनस में ए डी माइनस में ए बी, क्या ये बात समझ में आ रही है कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करा है मैंने, ये राइट हैंड साइड दोनों को कंसिडर कर लिया, इसको इस सेकंड वाली इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है इसमें, इन दोनों को माइनस कर दिया हमने, क्योंकि ए डी मेरे को ये कट होता हुआ दिख रहा है। अब देखो ए डी कट होता दिख जाएगा, ए बी और ए बी ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आ रहा है, 2AB आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन के जैसा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी के जैसा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं आपसे, वो आपको चीज़ें आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए, है ना, क्लियर है। ये क्यों लिया था इक्वेशन 2, ये इस केस में लिया था कि अगर कोई इक्वेशन मतलब ऐसी बन जाती कि 2 की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, तो हम कर लेते, ठीक है, क्लियर है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन को चला गया। ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि हेक्सागन फिगर है हमारे पास में, ई एफ जी एच आई जे, एक हेक्सागन फिगर है इन विच वेक्टर ई जे, ई से लेके जे तक का, देखो यहाँ पे ऊपर मार्क भी कर रखा है उन्होंने, ई से लेके जे तक का क्या है, वेक्टर ई जे जो है वो आपको ये दे रखा है, ठीक है, आई प्लस जे आई आपको दे नहीं रखा, ये आपको आई एच दे रखा है 2i प्लस जे प्लस 3k, आपसे बोला गया है वेक्टर जे आई बताओ कितना होगा। चलो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इसको कैसे करना है। आप अपना टाइम ले लो 60 सेकंड्स, और देखो मैं आपको 60 सेकंड्स दे के मैं तो रुक नहीं रहा हूँ आंसर बताने के लिए, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड वीडियो एक तरह की है ना, तो आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, 60 सेकंड ले लो अपने, 60 सेकंड 70 सेकंड जो आपको लगते हैं वो ले लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके एक आंसर निकालो, आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे इसको। इसको करने के लिए ना थोड़ा सा आपको ना दिमाग ज़्यादा लगाना है, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन ना, वो कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है, ठीक है। एक मिनट इसको डिलीट करो यार, सीधी लाइन नहीं बनती मेरे से। ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है,
देखो इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन बना देते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो है ये इन सबके सम के इक्वल आ जाए। और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं इस पर एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ऊपर तक एक्सटेंड करके, यहाँ तक एक्सटेंड करके, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, ए नाम दे दो। तो ए तक एक्सटेंड करके मैंने क्या करा, ये आई पॉइंट था, ठीक है, छिप गया यहाँ पे, दिखना चाहिए आपको। ए पॉइंट तक एक्सटेंड करके मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। तो अब मेरे पास जो फिगर है वो कैसी फिगर है, वो फिगर कुछ दिखने में ऐसी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और एक ये ट्राइंगल है एक तरह का, ठीक है, जिसमें ये जो है ये हम इसको ए पॉइंट को इस तरीके से ले रहे हैं कि हम जे और आई जो होंगे वो मीडियन बन जाएंगे। याद रखिएगा ये दोनों क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन। तो इसमें मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ जे आई कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आपको कि क्या करा। अब जे आई निकालने के लिए आपको याद रखना है, जे आई जो होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम हाफ ऑफ ई एच के इक्वल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 8th या 9th में आती थी, याद होगा आपको, है ना। हाफ ऑफ ई एच के इक्वल होगा। तो अगर मैंने ई एच निकाल लिया तो उसका आधा करके बस हो गया सॉल्व, खत्म, सिंपल। तो जे आई कैसे निकलेगा, जे आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एच। ई एच मेरे को पता है, देखो ई एच सबका सम के इक्वल होगा, इसके इसके इसके। तो हाफ ऑफ क्या लिखें इसको, ई जे प्लस जे आई प्लस एच आई, आई एच सॉरी, आई एच, ठीक है। इसकी और इसकी तो वैल्यू दे रखी है, जे आई की नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, इस हाफ को इधर पहुंचा देता हूँ मैं, 2 जे आई हो जाएगा ये, है ना, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन दिखने में इजी लगे। ई जे और एच आई एच, ये है आई प्लस जे, और ये तो गिवन नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और ये है 2i प्लस जे प्लस 3k, ठीक है, हमने ये लिख दिया। क्या आपको बस समझ में आ रही है कि कैसे कैसे करा है हमने, ठीक है। i और 2i को ऐड कर लेते हैं, 3i हो जाएगा, प्लस जे और जे 2j हो जाता है, प्लस 3k हो जाता है, प्लस जे आई हो जाता है, इज इक्वल टू 2ji। आप समझ गए। इस जे आई को इधर शिफ्ट कर लो तो 2ji माइनस जे आई, ठीक है, गया, माइनस हो गया, यार है 3i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो 2ji माइनस जे आई हो जाता है जे आई, तो जे आई इज इक्वल टू आ गया 3i प्लस 2j प्लस 3k। समझ में आया आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके अगर एग्ज़ाम में आता है, कौन कर पाएगा इसको, वो कर पाएगा जिसको ये सब चीज़ें पता हो, है ना। मतलब ही नहीं होता वरना आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, क्लियर। कोई डाउट है यहाँ पे, आगे बढ़ जाऊँ। ये लो एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे ना ज़्यादातर आपको हर बुक में मिलेगा, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लगभग हर बुक में है ये, चाहे वो सीबीएसई की बुक हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक हो, कहीं पर भी हो। ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये हर बच्चे ने जो तैयारी कर रहा है उसने कहीं ना कहीं देखा है। वेक्टर अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा। क्वेश्चन है, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। So we have a parallelogram ABCD, and here P is the point of intersection of diagonals. So that means डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट पॉइंट पी, है ना। तो सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो पी पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आपसे क्या बोला गया है, ओ इज एनी पॉइंट, ओ कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, सपोज करो ओ मैंने यहाँ पे डाल दिया, वो एक पॉइंट है। तो आपसे बोला गया है ओ ए, ओ से लेके ए, ओ बी, ओ से लेके बी, ओ सी, ओ से लेके सी, और ओ डी, ओ से लेके डी, इन सबका सम क्या होगा, ठीक है। ओपी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहो तो ओपी को भी मैं ओपी के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब इसकी डायरेक्शन में दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि क्या क्या करना है। देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी ऊपर है, इसकी ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, ओ की तरफ,
ठीक है, ओ जो है इसका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक। ये एक तरह से को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। को टर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स का सेट होता है जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है। और को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो ये को टर्मिनस वेक्टर का सेट है। तो जब भी हमारे को वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर या पॉलीगन लॉ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो खाली आपको पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ आना ज़रूरी नहीं है, आपको और भी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है जितनी ए से लेके पी तक की डिस्टेंस होगी उतनी ही पी से लेके सी तक की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर होती है। ऐसी ये जो डिस्टेंस होगी ये इसके बराबर होती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये गड़बड़ करता है फिर, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें पहले आप खुद ट्राई कर लो, मैं तो बता ही दूंगा आपको, है ना, कि कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा तो वो काम ही है ना। क्लियर? तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, मैं आपको जैसे मान लेते हैं आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है ताकि आप मतलब ये जो पैरेललोग्राम है ना इसका एक ट्राइंगल की फॉर्म में शेप देकर इसको आप सॉल्व करता है। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। जैसे सपोज करो मैं ये वाला ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ये देखना ज़रा, दिख रहा है? ये ट्राइंगल मैंने फॉर्म करा है। तो इसमें देखो इसकी डायरेक्शन, तो इसको डायरेक्शन अगर मैं इस तरफ दे देता हूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आ, जो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस होगी या पोजीशन वेक्टर होंगे ओ से लेके पी तक के, उल्टा लिख रखा है क्या? अरे इसको डायरेक्शन गलत दे दी मैंने। ओ से लेके पी, एक मिनट रुक जाओ, टाइम पे देख लिया मैंने, तो चल गया, ठीक है। बाकी सही दी है डायरेक्शन, बाकी भी उल्टी दी है मैंने सारी की सारी। एक मिनट, ये कोई इनिशियल वेक्टर है, फोर टर्मिनस नहीं है, सारी की सारी उल्टी डायरेक्शन दे रखी है सारी की सारी मैंने ना। कोई बात नहीं, देख लिया मैंने। इसकी डायरेक्शन नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके भी नीचे, ठीक है, ऐसे ओ से लेके पी तक। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ओ पी प्लस पी सी, है ना, या इधर नहीं देनी तो आप इसको पीछे की तरफ भी डायरेक्शन दे सकते हो ताकि आप डायरेक्ट ओ पी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि सारा का सारा ओ पी की फॉर्म नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा हूँ इधर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओ से लेके जो पी तक होगा इसका पोजीशन वेक्टर, ये इन दोनों के सम से होगा, ओ सी और सी पी के, ओ सी प्लस सी पी के इक्वल होगा, हाँ या ना, सम के इक्वल होगा। क्या ये सही लिखा है मैंने? बिल्कुल, है ना। अब ऐसे में यहाँ पे करता हूँ, ओ से लेके पी है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसको इधर डायरेक्ट देखो, ये इसके सम के इक्वल होगा ना। मैं ऐसे लिखूंगा अगेन ओ पी, ऐसे ही ओपी करके ओपी के ना चारों तरफ निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना, सी पी ए पी कैसे लिख रहा हूँ मैं। इसी तरीके से मैं ओ पी का इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, देखो इसको डायरेक्शन इस तरफ दूंगा मैं, ठीक है। तो ओ पी का निकालूंगा, ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डी प्लस डी पी, ओ डी प्लस डी पी, ठीक है। अगेन मैं क्या करूँगा, ओ पी का इस वाले के साथ में निकालूंगा, ये वाला दिख रहा है आपको, देखो जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ अपना ओ बी पी, है ना, तो इसकी डायरेक्शन में इस तरफ दे दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ बी प्लस बी पी। सही है, बात समझ में आ रही है आपको? अब ध्यान से देखो, बी पी जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड और इसका डी पी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बी पी और डी पी जो है ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, यानी नेगेटिव वेक्टर है। तो बी पी को चाहूँ तो मैं, याद रखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ अगर मैं कंसिडर कर लूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो बी पी को याद रखिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव वेक्टर है, तो मैं माइनस टाइम्स ऑफ डी पी लिख सकता हूँ, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर है, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो ये जो ए पी है ना, ए पी को माइनस टाइम्स ऑफ सी पी लिख सकता हूँ। ए पी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ सी पी लिख सकता हूँ मैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं क्या करूँगा, सबको तो पहले तो ऐड कर दूंगा, ठीक है, एडिंग ऑल, ठीक है, सबको ऐड कर दिया मैंने, तो ये 4 टाइम्स ऑफ ओ पी हो गया, 4 टाइम्स ऑफ ओ पी, ठीक है। फिर ये ओ सी प्लस, ठीक है, ओ ए प्लस ओ डी
प्लस ओ बी, है ना, ये हो जाएगा और ये सारे के सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, सी पी प्लस ए पी, है ना, प्लस प्लस लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, प्लस बी पी, है ना, ऐसे हो जाएंगे। ध्यान से देखो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी तो हैं, बीपी किसके इक्वल है, बीपी माइनस डीपी के इक्वल है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीपी की जगह पे मतलब एपी की जगह पे माइनस का सीपी लिख सकता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 4OP, है ना, OC प्लस OA। वैसे तो आंसर मिल गया है ना तुम लोगों को, प्लस OD, आंसर मिल गया ना आप लोगों को, ठीक है। OB नहीं मिला तो मैं करके दिखाता हूँ, प्लस प्लस CP, और AP की जगह पे माइनस CP लिख देता हूँ मैं, AP की जगह पे क्या लिख दूंगा, माइनस CP लिख दूंगा, नीचे चल नहीं रहा है, ठीक है, देखता हूँ चल जाए तो। अभी नहीं चल रहा हो, ठीक है, चलिए माइनस CP लिख देते हैं, प्लस DP सॉरी DP, यहाँ पे माइनस का DP लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो इन सब का जो सम आ रहा है 4OP के इक्वल आ रहा है, बस खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ही है, क्लियर है। वैसे तो वो देख के पता लग गया हमारे को, ये आंसर है, समझ गए या नहीं यार? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए ना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, ये TGT 2013 में पूछा गया, आपसे बोला गया यदि सदिश ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर ए और वेक्टर बी हो और ए बी के मध्य बिंदु की स्थिति सदिश क्या होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अगर आपके पास में ना एक लाइन है, वेक्टर है, वेक्टर सपोज करो, वेक्टर है, इसका नाम है ए बी, और इसका आपके पास में एक पॉइंट पड़ा है अपने पास में, कुछ भी है, कोई एस सी है सपोज करो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है आपका, वेक्टर ए है, और इस वाले का जो है वो वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर बी है। तो अगर आपसे सी के बारे में पूछेगा ना कि इसके मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, तो वो होते हैं ए प्लस बी बाई टू, सिंपल है ये, ठीक है, समझना, ए प्लस बी बाई टू होता है, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस बी बाई टू होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, समझ में आया। अच्छा, इसको ऐसे नहीं निकालते, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको निकालने का तरीका ऐसे नहीं है। निकालने का तरीका अगर मान लेते हैं आपको सच में मैं बताना चाहूँ, तो जैसे ए बी है और ये एक सी मिड पॉइंट है, ठीक है, और हमने इसको एक मान लेते हैं ओरिजिन से ले रखा है, एक इनिशियल पॉइंट से मैं इसके पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ, तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से, अगर यहाँ से आप निकालना चाहोगे सर, तो इसके होंगे ओ सी, इसका होगा ओ ए, और इसका होगा ओ बी सर, यही होगा ना, ओ बी। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ओ से लेके सी दिख रहा है ना आपको, ओ सी, ये अगर आपको निकालना हो तो ये ओ ए प्लस ओ बी अपॉन टू के इक्वल होता है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जो मैंने लिखा है, ये जो फिगर है, ये फिगर वेक्टर के टर्म मतलब वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये फिगर जो है ना, ये अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है। वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर आपको फिगर देखनी है, तो फिगर जो मैंने ये वाली बनाई है, वो वाली फिगर ज़्यादा, मैं ये बोलूँगा बेनिफिशियल है, या समझने के लिए ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ओ ए प्लस ओ सी, सॉरी ओ सी जो होता है वो ओ ए प्लस ओ बी अपॉन टू के इक्वल होता है, ये बात आपको याद रखनी है, क्या ये बात क्लियर है ना। तो ए प्लस बी अपॉन टू इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो नोटेशन चेंज कर देते हैं, नोटेशन चेंज करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, देखो ज़रा, एक क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ इन अ ट्राइंगल ओ ए सी, एक ट्राइंगल है ओ ए सी, देखना ज़रा, इसका नाम है ओ ए सी, ठीक है। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट है बी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओ ए जो है वो ए है, ओ बी इज इक्वल्स टू, ये ओ बी इज इक्वल्स टू बी है, तो बताओ ओ सी क्या होगा, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बनाइए इसको ज़रा, सही आंसर बनाना, सही आंसर बनाने वाले को मिलेगा मेरी तरफ से शाबाशी, शाबाश करके,
ठीक है, चलो स्टार्ट करो इसको। क्या लगता है, क्या बताया अभी मैंने आपको कि कभी भी ये बीच वाला निकालना होता है, ओ बी, है ना। ओ बी अगर आपको कभी भी निकालना, रुक जाओ यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, पेन वगैरह को ना अच्छा सा वाला पेन लूँगा। ठीक है, अगर आपको मान लेते हैं ओ बी निकालना है, अरे चल के नहीं रहे, ठीक है, ओ बी निकालना है आपको। ठीक है, तो ओ बी को निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने अभी। ओ बी का निकालने का तरीका मैंने ये बताया कि ओ बी अगर आपको निकालना है तो ये होता क्या है, ये होता है इसके इसके सम के अपॉन टू के, यानी इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ सी अपॉन टू के इक्वल होगा। अब वैल्यूज रख देते हैं, आंसर खत्म हो जाएगा। ओ बी क्या है, वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर ए है, ओ सी तो निकालना ही है, पता नहीं अपने को। ठीक है, अपॉन में टू, टू को उधर शिफ्ट कर लो, टू बी हो जाएगा, ए प्लस ओ सी हो जाएगा। ठीक है, इस ए को इधर शिफ्ट कर दो, और टू बी माइनस ए हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे हम आपको सलाम करते हैं हम। ठीक है, अगर आपने ए ऑप्शन दिया है तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, सही है ना। तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई सा भी आंसर लगा देना आपको, नहीं, आंसर वही लगाना है जो तरीके से बनेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एक्चुअल में कॉमन सेंस भी चेक कर रहा है, वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आपको एक्चुअल में चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं, है ना। हम जब भी, जैसे मैंने मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, मैंने बनाए हैं, दीपक सर ने बनाए हैं, दोनों लोगों ने मिलकर बनाए हैं। मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं, आप और मॉक टेस्ट वो कंपेयर करना ज़रा उसको ना। मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन डाल दिए। इजी क्वेश्चन डालने का मतलब ये होता है तुम्हारे को खुश करना। तुम्हारे को क्यों खुश करूँगा मैं, है ना। मुझे खुश तुम्हारे को नहीं करना, मुझे तुम्हारे को प्रिपेयर करवाना है, ठीक है ना, एग्ज़ाम तक। तो उसमें क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस डालें जो आपके एग्ज़ाम में सच में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे रेडियंस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी जा रही है, आपसे कुछ और चीज़ें पूछा जा रहा है, आपसे रेट ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जा रहा है, आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक कहाँ से आया, वो सब ऐसे क्वेश्चन ज़रूर डाले हमने बना बना के। ठीक है, और वो क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो हमने ग्रेजुएशन से लिए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है, और कुछ क्वेश्चन हमने खुद बनाए जो दिए जाते हैं उसमें, है ना, एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन कहीं मिलेंगे भी नहीं। अगर आप वो क्वेश्चन करते हो तो आपका बहुत अच्छी तैयारी होती है उससे। तो उसको अच्छे से करते रहना। एक टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, इसको भी करो। चलो फिर, इतना समझ में आ गया तो इसको तो कर ही सकते हो। सही करना लेकिन, ठीक है, करेक्ट आंसर बताने हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर बताओगे तो। क्लियर, चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है ए बी सी डी। मैं एक ना लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके बाद वाला जो होगा उसको मैं उसमें दूंगा होमवर्क में। ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है। षटभुज का मतलब होता है हेक्सागन। ठीक है, ये हेक्सागन है, हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन। षटभुज अजीब सा लग रहा होगा ना, सम षटभुज। रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं इसको। ठीक है, मेरी हिंदी अच्छी हो गई है, पहले ना, पहले नहीं थी इतनी। रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास में, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ये है, ठीक है, सम षटभुज। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। ये है रेगुलर हेक्सागन है। कलर चेंज करते हैं अब। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए बी, चलो ए से लेके बी पे ये लगा दिया मार्क। ए सी, ए कहाँ है, सी कहाँ है, ये रहा ए सी, ये लगा दिया मार्क। ओके, और ए सी, ए डी, ए डी ये लगा दिया। ठीक है, प्लस ए ई, ए ई ये रहा, प्लस ए एफ, ए एफ ये रहा। इसको ए डी की टर्म में बताओ कि कितना होगा इन सब का सम। अरे भाई साहब, ए डी की टर्म में इन सब का सम बताना है क्या होगा। चलो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सम षटभुज है। सम षटभुज हिंदी में क्या बढ़िया लग रहा है सुनने में। यह है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स बराबर होती हैं लेंथ में, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है। और जो ए बी की लेंथ है वही ई डी की भी लेंथ है, वही बाकी की भी लेंथ है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो सामने वाली ए बी और ई डी होगा, दोनों ही बराबर है, याद रखिएगा। ए बी और क्या नाम है, ई डी, है ना। ई डी, एक मिनट रुक जाओ जरा, ई डी और डी,
डी ई होना चाहिए था ना वैसे इसको। ए एफ यहाँ पर है, नहीं नहीं, ई डी ही होगा, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, ए एफ ये है, सी डी, ए एफ जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, और बाकी सारे के सारे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबको ना ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्या था, आपसे पूछा गया था ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये क्या होगा, है ना, ये पूछा है ना आपसे। ए बी की जगह पे मैं ई डी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ई डी है, ए सी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ई डी ए सी ए से लेके सी से लेके डी। चलो अभी कर देंगे उसको, रुक जाओ, ए सी को ऐसे छोड़ देते हैं, ए डी को ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं, ओके, ए ई को, ए एफ ये रहा, ये रहा, ए ई को भी छोड़ ही देता हूँ, चलो ठीक है। ए एफ जो है इसको मैं सी डी लिख रहा हूँ, क्या फ़ायदा, देखो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, ये डी ई है, डी से लेके ई पे जाना है, यस। ए ई जो है और ई डी का जो सम है, ध्यान से देखना, इसका और इसका जो सम है, ये दोनों को उठाओ, ये मतलब यहाँ से लेके ये ए डी के इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखो ज़रा फिगर में, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको भी कुछ कंसीडर करना है तो कर लेना, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं, इसको दोनों को ले लिया, फिर ए सी और सी डी, एक काम करो, इस ए सी और सी डी को भी उठा लो, तो ए सी प्लस सी डी, ठीक है, ये भी किसके इक्वल आ रहा है, ये भी इसके इक्वल आ रहा है, ए डी के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो, 1 और 2 को ऐड करके बताओ ज़रा क्या आ रहा है, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 करें तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई डी प्लस ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 2 ए डी। इसमें एक ए डी और ऐड कर दूँ अगर मैं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ए ई प्लस ई डी, है ना, प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 3 ए डी हो जाएगा, हाँ या ना, सही है ये बात। तो ये ऊपर वाला बन गया पूरा का पूरा, और ऊपर वाला इसी की तो वैल्यू है पूरी की पूरी, तो इसका मतलब ये हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। ध्यान से देखो ये ऊपर वाला ही बना है ना, इक्वेशन फर्स्ट, या इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर लेता हूँ, तो इक्वेशन ए बनी है ना, इक्वेशन ए ही थी ना ये, तो 3 ए डी के इक्वल आ रही है, 3 ए डी और 3 को बोला गया लैम्डा, तो ये लैम्डा की वैल्यू है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। चलो खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। टीजीटी 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये वाला, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये वाला, है पहले वालों से, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको डायरेक्शन वगैरह देखनी पड़ेगी। क्लियर है, ये हो जाएगा, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद में क्लास वाइंड अप करूँगा। आई होप आपको जो क्लास है वो समझ में आई हो, समझ में आनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बाकी तो कुछ ज़रूरी है नहीं, आपको क्लास समझ में आनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे बोल रखा है कि फोर्सेस ये हैं सारी की सारी, पेंटागन पे लग रही हैं, पेंटागन दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ नाम समझ लो उसका, ठीक है, पेंटागन दे रखा है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, मैं आपको हिंट दूंगा, ऐसी बात नहीं है, पूरा हिंट विंट दे के जाता हूँ मैं, उसके बाद में क्लास वाइंड अप करूँगा, ठीक है। ये है एक पेंटागन है, उससे मैं ये बोला गया है कि ए से लेके बी पे एक फोर्स लग रही है, ए से लेके ई पे ये वाली लग रही है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, बी से लेके सी पे लग रही है, ये डायरेक्शन है, डी से लेके सी पे लग रही है, डी से लेके सी पे यानी ये डायरेक्शन है, फिर ई से लेके डी पे लग रही है यानी ये डायरेक्शन है। ओके, डायरेक्शन जिस हिसाब से दे रखे तो बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से, ताकि इसमें ऐसे हम अपोजिट डायरेक्शन देके ए सी निकाल लेंगे। सबसे पहले ए सी क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस
BC के, है ना। उसी तरीके से आप क्या करो, यहाँ पे एक पॉलीगन लो लगा के इन सब का सम कर लेना। फिर आपसे पूछा गया सबका सम कितना होगा, सबको ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? क्लियर? ठीक है, तो बताना मुझे कि इसका कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ठीक है, इससे ही हो जाएगा, बस एक ही लाइन ड्रॉ करने से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है इस पॉलीगन पे भी काम कर लेगी ऊपर वाले को, नीचे वाले ट्राइंगल पे भी काम कर लेगी, बस। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होती है जब भी आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं वेक्टर से रिलेटेड। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने एक पैरेललोग्राम लो सीख लिया, एक ट्राइंगल लो सीख लिया, एक मान लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला सीख लिया तो आपका हो गया। थोड़ा सा मैं ये बोलता हूँ कि देखिए हम सबको करवा रहे हैं, सेम चीज़ करवा रहे हैं, लेकिन अपने एफर्ट भी तो लगाओ थोड़े बहुत। तो क्या करो, कोई बुक लो, हमने बुक डाल रखी है, एप्लीकेशन पे भी बुक डाल रखी है, बुक से क्वेश्चन करने शुरू करो, और जो क्वेश्चन नहीं आते वो क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, आपको समझ में आएगा किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं, सब चीज़ें समझ में आएंगी। आज के लिए हम क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। बाय बाय।